नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुनिया भर में आज अगर देखें तो सरकार का सबसे पॉपुलर फॉर्म है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। हम सब ये शब्द सुनते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, पर सवाल ये है कि इसका असली मतलब है क्या। अच्छा, इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक अच्छी शुरुआत है, पर बस इतना ही नहीं है, पूरी कहानी कुछ और है। और यहीं पर एक पेंच है, क्योंकि अगर ये परिभाषा इतनी ही सीधी होती तो कई तानाशाह भी खुद को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। वो भी तो चुनाव करवाते हैं, है ना? तो इसका मतलब साफ है, हमें एक क्लियर चेकलिस्ट चाहिए ये समझने के लिए कि असली लोकतंत्र क्या है। तो चलिए इसी पड़ताल के पहले हिस्से पर आते हैं। समझते हैं कि वो कौन सी कसौटियां हैं जो एक असली लोकतंत्र को एक दिखावे के लोकतंत्र से अलग करती हैं। देखिए, किसी भी सरकार को असली लोकतंत्र कहलाने के लिए 4 शर्तें पूरी करनी ही होती हैं। पहली, अंतिम निर्णय चुने हुए नेताओं के हाथ में हो। दूसरी, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। तीसरी, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत लागू हो। और चौथी, कानून का राज हो और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान हो। ये है असली टेस्ट। चलिए पहले नियम को देखते हैं। असली लोकतंत्र में देश के बड़े फैसले लेने की ताकत सिर्फ उन्हीं नेताओं के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है। अब इसका एक उदाहरण देखिए। पाकिस्तान में 1999 में जनरल मुशर्रफ के दौर में वहां चुनाव तो करवाए गए, एक विधानसभा भी बनी, लेकिन असली पावर, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, वो सैन्य अधिकारियों और खुद जनरल मुशर्रफ के पास थी। चुने हुए नेता बस नाम के थे। दूसरी शर्त है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसका मतलब सिर्फ चुनाव करवाना नहीं है, इसका मतलब है कि जो सत्ता में हैं उनके हारने का भी एक रियल चांस होना चाहिए। अब चीन को देखिए, वहां चुनाव तो होते हैं, पर लड़ने की इजाजत सिर्फ उन्हीं को है जिन्हें सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव करती है। तो लोगों के पास असल में कोई चॉइस है ही नहीं। या फिर मेक्सिको का उदाहरण ले लीजिए, जहां 2000 तक एक ही पार्टी PRI लगभग 70 साल तक सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके हर चुनाव जीतती रही। विपक्ष के लिए जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तीसरा और बहुत जरूरी सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। मतलब हर नागरिक का वोट बराबर होना चाहिए। सिर्फ वोट देने का हक मिलना काफी नहीं है। जैसे सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, या फिजी में जहां एक स्वदेशी फिजी नागरिक के वोट की कीमत एक भारतीय फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा होती है। ये सब राजनीतिक समानता का खुला उल्लंघन है। और अब आती है चौथी शर्त। ये थोड़ी ट्रिकी है। एक नेता बहुत पॉपुलर हो सकता है, चुनाव भी जीत सकता है, लेकिन फिर भी उसकी सरकार अलोकतांत्रिक हो सकती है। कैसे? रॉबर्ट मुगाबे के जिम्बाब्वे को देखिए। वहां चुनाव होते थे और मुगाबे जीतते भी थे, पर उनकी सरकार कानून से ऊपर थी। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संविधान को बार बार बदला गया, विपक्ष को दबाया गया और अदालतों पर दबाव डाला गया। मतलब सिर्फ चुनाव जीतना ही लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि एक आदर्श लोकतंत्र कैसा होता है, पर क्या यह सिस्टम परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क दिए जाते हैं उन्हें समझते हैं। तो क्या है ये तर्क? पहला, अस्थिरता। नेता बदलते रहते हैं तो नीतियां भी अटक जाती हैं। दूसरा, ये पूरा सिस्टम नैतिकता पर नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स और कंपटीशन पर चलता है। तीसरा, फैसले लेने में बहुत देर होती है क्योंकि सबसे पूछना पड़ता है। चौथा, ये भी कहा जाता है कि चुने हुए नेता हमेशा जनता का भला नहीं समझते, जिससे गलत फैसले हो सकते हैं। और पांचवा, चुनावी मुकाबला बहुत महंगा होता है, जो अक्सर भ्रष्टाचार को जन्म देता है। ये सारी बातें सोचने वाली हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब कमियों के बाद भी आखिर क्यों लोकतंत्र को ही सबसे बेहतर माना जाता है? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही दमदार असल जिंदगी के उदाहरण से मिलता है। लोकतंत्र के पक्ष में जो सबसे बड़ा तर्क है वो है सरकार की जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी।
और इसे समझने के लिए हमें इतिहास के एक बहुत ही काले अध्याय को देखना होगा, चीन का महाअकाल, जो 1958 से 1961 के बीच पड़ा था। उन 3 सालों में एक अनुमान के मुताबिक करीब 3 करोड़ लोगों की मौत भुखमरी से हुई। 3 करोड़, ये इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक था। और ये दिखाता है कि जब सरकार को अपनी जनता को जवाब देने की कोई मजबूरी ना हो तो उसकी मानवीय कीमत क्या हो सकती है। अब एक दिलचस्प बात देखिए, उसी दौरान भारत की आर्थिक हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन भारत में चीन जैसा भयानक अकाल नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार थी। यहाँ एक विपक्ष था, एक आज़ाद मीडिया थी जिसने सरकार पर दबाव बनाया कि वो लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे। सरकार को पता था कि अगर लोगों की भुखमरी का मुद्दा नहीं सुलझाया तो अगले चुनाव में हारना तय है। ये अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेही चीन में नहीं थी। तो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, पर इसके अलावा भी कई और खूबियां हैं। जैसे इसमें चर्चा और बहस होती है जिससे फैसलों की क्वालिटी सुधरती है। ये समाज के अलग अलग विचारों और झगड़ों को शांति से सुलझाने का एक तरीका देता है। ये हर नागरिक को बराबरी का एहसास दिलाकर उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा को बढ़ाता है। और सबसे खास बात, ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी गलतियों को खुद सुधारने की गुंजाइश रखता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? इन सारे तर्कों, पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद अंतिम फैसला क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये हमारी सारी समस्याएं जैसे गरीबी या अशिक्षा चुटकियों में खत्म नहीं कर सकता। ये कोई गारंटी नहीं देता। तो फिर ये बेहतर क्यों है? इसकी असली ताकत इस बात में है कि ये एक ऐसा सिस्टम देता है जिसमें जवाबदेही और खुद को सुधारने की क्षमता है। ये वो चीज़ है जो किसी और तरह के सरकार में, तानाशाही में या राजशाही में बिल्कुल नहीं मिलती। और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है जो सोचने पर मजबूर करता है। अभी तक हमने सरकार के जवाबदेही की बात की, पर सोचिए, अगर सिर्फ शासक ही नहीं बल्कि नागरिक भी पूरी तरह से जवाबदेह हो जाएं, तो लोकतंत्र का असली रूप कैसा दिखेगा? इसकी संभावनाएं क्या होंगी? शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।